हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। ये एक क्रैश कोर्स चैनल है जिसमें यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पूरे कोर्स को कवर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम अल्फ्रेड सूज को पढ़ेंगे और इसी के साथ फेनोमेनोलॉजी का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो अल्फ्रेड सूज जो थे वो बेसिकली ऑस्ट्रिया के थे और उसके बाद वे जाकर अमेरिका में रहने लगे। जब वो परिपक्व हुए, उन्होंने अपना जो कार्य शुरू किया वो अमेरिका में रहने लगे वो तब। ठीक है। तो ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि अल्फ्रेड सूज कहाँ से रिलेटेड हैं, तो वो ऑस्ट्रिया। ठीक है। क्योंकि वो अमेरिका में तो थे लेकिन उनका जो बेसिक नेशन था, जो जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, वो ऑस्ट्रिया था। इसलिए उनके जन्म स्थान को यदि पूछा जाए कहाँ के थे ये पूछा जाए तो ऑस्ट्रिया को लगाना है एग्ज़ाम में। ठीक है। मैंने अमेरिका भी यहाँ पे मेंशन कर दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि अमेरिका यदि दिया हो, यदि कहीं आपने पढ़ा हो। ठीक है। तो अमेरिका वो जाकर रहे थे कुछ समय के लिए, काफ़ी समय तक रहे थे, लेकिन वो ऑस्ट्रिया में जन्मे थे और ऑस्ट्रिया में ही उनकी शिक्षा दीक्षा सब कुछ हुई। ठीक है। तो वो ऑस्ट्रिया के कहलाएंगे। ठीक है। हर्शल के शिष्य थे ये, आप जानते ही हैं। इनकी पुस्तक है द फेनोमेनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ल्ड और इसी पुस्तक में उन्होंने प्रघटना शास्त्र का अपना विचार दिया। ठीक है। और देखिए, सूज का जो प्रघटना शास्त्र था वो प्रत्यक्षवाद और समाजशास्त्र के बीच में सेतु का कार्य करता है। यानी कोई एक वस्तु है, उस वस्तु के ऊपरी स्वरूप को देखकर हम कह सकते हैं कि हाँ ये वस्तु है। इसके अलावा इस वस्तु की जो अंदरूनी चीज़ें छुपी होती हैं, ठीक है, उसको भी हम क्या करेंगे, उसको भी जानेंगे। ठीक है। और इनको लेकर साथ में चलेंगे, इनका कॉम्बिनेशन जो होगा उसी को यथार्थ मानेंगे। ठीक है। यानी कोई वस्तु हम देख रहे हैं, प्रत्यक्षवाद के आधार पर, वस्तुनिष्ठ आधार पर हम जो देख रहे हैं, जो अवलोकन कर रहे हैं, उसको सत्य मानेंगे। और इसके अलावा वस्तु के छिपे हुए जो अर्थ होते हैं, यानी मैक्स वेबर के वर्स्तेहन पद्धति के अंतर्गत वस्तु के जो छिपे हुए अर्थ होते हैं उसको भी लेंगे और जो हमको दिख रहा है उसको भी लेंगे। दोनों के कॉम्बिनेशन से जो निकलेगा रिजल्ट, उसी को हम यथार्थ मानेंगे। ठीक है। तो अल्फ्रेड सूज ने क्या किया, वो प्रत्यक्षवाद को भी लेते हैं और समाजशास्त्र को भी लेते हैं। समाजशास्त्र में अमूर्त चीज़ों का अध्ययन किया जाता है और प्रत्यक्षवाद में मूर्त चीज़ों का, इन दोनों को लेते हैं। और इनको लेने के बाद क्या करते हैं, इनके बीच की जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन से जो रिजल्ट निकलता है उसको ये यथार्थ मानते हैं। ठीक है। और ये चीज़ जो है हर्शल के प्रघटना शास्त्र में नहीं थी, क्योंकि वो जो था वो अदृश्य चीज़ों को ही, व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है किसी घटना को लेकर, इसको वो ज़्यादा फोकस करते थे। एक व्यक्ति ही अपने आप ही सब कुछ सोच लेता था। ठीक है। वो एक व्यक्ति की चेतना की बात करते हैं, जबकि अल्फ्रेड सूज जो थे वो सामूहिक चेतना की बात करते हैं। व्यक्तियों के बीच में जब चेतना का आदान प्रदान होता है उसकी बात करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस इन दोनों में है कि हर्शल जो है वो दार्शनिक प्रघटना शास्त्र के बारे में उन्होंने विचार दिया और अल्फ्रेड सूज ने अंतर्वैयक्तिक प्रघटना शास्त्र, ठीक है, यानी व्यक्तियों से बाहर जो चेतना होती है उसके बारे में उन्होंने बोला, जबकि हर्शल ने व्यक्ति के अंदर की चेतना, व्यक्ति के अंदर के विचार और दृष्टिकोण की बात की। देखिए, अल्फ्रेड सूज ने जीवन विश्व की अवधारणा को सबसे इम्पोर्टेंट माना अपने थियोरी में। ठीक है। और जीवन विश्व में क्या, जो एक व्यक्ति का संसार होता है, यानी उसके सगे संबंधी, उसके मित्र यार जो होते हैं, उसके दूर के रिश्तेदार होते हैं, मार्केट में जो लोग मिलते हैं, जो ऑफिस में मिलते हैं, यानी कि कुछ औपचारिक संबंध वाले होते हैं, कुछ अनौपचारिक संबंध वाले होते हैं। और इन सबसे मिलकर क्या बनता है, हमारा जीवन विषय बनता है। ठीक है। यानी हमारे परिवार में हमारे माता पिता भी होते हैं जो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमारे भाई बहन भी होते हैं जो बहुत प्रेम करते हैं। और कौन होता है, और हमारे कुछ दुश्मन भी होते हैं जो हमारे आसपास होते हैं। ठीक है। पड़ोसी भी होते हैं, इसके अलावा कुछ मित्र भी होते हैं। ठीक है। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमारे विचारों से असहमत होते हैं, जिनके जो विरोधी होते हैं हमारे, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे मित्र होते हैं, जो हमारे घनिष्ठता से हम संबंध होता है हमें। ठीक है। तो ये चीज़ होता है कि एक व्यक्ति का जीवन विश्व दो प्रकार की चीज़ों पर बना है, एक तो हम संबंध और दूसरा वे संबंध। ठीक है। इसको मैं आगे अच्छे से बताऊँगी। और उन्होंने जीवन विश्व की संरचना के बारे में बताया कि जीवन विश्व जो होता है ये क्या है, किन किन चीज़ों से बनता है, इसके बारे में डिटेल बताया हुआ है इन्होंने। और इन्होंने मानवीय क्रियाओं के वैज्ञानिक अध्ययन की बात की कि जो मानवीय क्रियाएं होती हैं, किसी चीज़ को लेकर, किसी घटना को लेकर हमारे अंदर जो दृष्टिकोण होता है उसके आंतरिक पक्षों को तो लेंगे लेकिन उसका वैज्ञानिक अध्ययन भी करेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया था कि प्रत्यक्षवाद और समाजशास्त्र दोनों के अध्ययनों को लेकर, दोनों के बीच के जो रिजल्ट निकलता है उसी को इन्होंने यथार्थ माना।
ठीक है। इन्होंने बोला कि सत्य के दो रूप होते हैं, एक तो वो जो हमें दिखाई दे रहा है और दूसरा वो जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है। कोई व्यक्ति है बहुत हंस रहा है लेकिन अंदर से बहुत दुखी है वो। ठीक है। तो ये क्या है, जो हंस रहा है यदि हम उसको सत्य मान ले तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। और जो अंदरूनी उसके छिपा हुआ जो है उसको भी केवल सत्य माने और वो हंस रहा है उसको हम सत्य ना माने तो भी पूरी तरह से सत्य नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि यदि वो प्रसन्न दिखा रहा है तो थोड़ा बहुत तो उसके अंदर केमिकल रिलीज़ होते ही होंगे प्रसन्नता के। ठीक है। तो यही चीज़ है कि दोनों को लेकर जब चलेंगे तभी हम एक सुदृढ़ रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। तो यही बात उन्होंने बोली कि जो आगे जो अंदर छिपा हुआ है और जो सामने दिख रहा है इन दोनों के कॉम्बिनेशन को लेने की बात की। अब देखिए सूज के थियरी को डिटेल में अच्छे से समझते हैं। इन्होंने 3 घटक बताए हैं अपनी थियरी के। कौन कौन से हैं? पहला है जीवन विश्व। तो जीवन विश्व किसको कहते हैं समझ जाते हैं। जीवन विश्व एक ऐसा दुविधा युक्त संसार होता है जिसमें सामाजिक तथा पूर्वजों द्वारा निर्मित सामाजिक सांस्कृतिक रचनाएं एक साथ विद्यमान रहती हैं। ठीक है। अब देखिए दुविधा युक्त का मतलब क्या है। एक तो होता है कि हमारा खुद का दृष्टिकोण क्या होता है और एक ये होता है कि समाज का दृष्टिकोण क्या है। ठीक है। इनके बीच में जो दुविधा होती है इसकी बात उन्होंने बोली है। इसमें पूर्वजों का भी जो सामाजिक सांस्कृतिक रिलेशन होता है, उनके जो विचार होते हैं वो भी होता है और जो हमारा होता है विचार वो भी होता है। ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं कि हम शुरू से हमने कोई संसार बनाना शुरू किया। जो संसार पहले से बना है, जिस चीज़ के लिए जो शब्द पहले से बन चुका है, जो विचार पहले से बन चुका है, जो भावनाएँ और जो सामाजिक नियम पहले से बन चुके हैं हम उनको फॉलो करते हैं। ठीक है। उसी के आधार पर घटनाएं घटती हैं और उसी के आधार पर घटनाओं का हम अध्ययन करेंगे। ये बात उन्होंने बोली है। ठीक है। और किन किन चीज़ों से मिलकर जीवन विश्व बनता है देख लेते हैं। पहला है सहभागीगण। सहभागीगण में देखिए जो कभी कभी क्या होता है किसी से हमारी पहचान नहीं होती फिर भी वो क्या होते हैं सहभागी हो जाते हैं घटना को लेकर। ठीक है। हम बस में यात्रा कर रहे हैं, हम रेल में यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन में। ठीक है। हम हवाई सफ़र कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो कुछ ऐसे सहभागी गण होते हैं। कभी कभी बहुत मित्रता हो जाती है, कभी कभी रिश्तेदार भी बन जाते हैं वो। ठीक है। तो ये बात बोली कि सहभागी गण मतलब कि किसी भी चीज़ में हम अक्सर सहभागिता जो दिखाते हैं उसकी बात की। फिर देखिए समकालीन जन यानी जो हमारे समकक्ष हैं। ठीक है। हमारे भाई बहन हो गए, हमारे मित्र रिश्तेदार हो गए, हमारे स्टेट के जो मंत्री मुख्यमंत्री से लेकर जो हमारे समकालीन जो एक्टर्स हैं। ठीक है। उसके अलावा और भी जो सैनिक हैं, कुछ भी है, मतलब हमारे समकालीन हमारे समय में जो लोग वर्तमान में विद्यमान हैं। ठीक है। वो सब के सब समकालीन में आ जाएंगे और वो सब हमारे जीवन विश्व का हिस्सा होंगे। ठीक है। अब कैसे हिस्सा होंगे देखिए, अभी जो कोरोना संकट आया हुआ है। ठीक है। तो इसके आने के बाद जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने बोला कि आप सभी को घर के अंदर ही रहना है, घर के बाहर नहीं रहना है, तो हमने क्या किया, हम उनकी बातों को माने, हम घर के अंदर ही रहे। ठीक है। हम बाहर नहीं गए और हमारा पूरा जीवन ही चेंज हो गया। 1 से 2 महीने हो गए तब से सब घर में ही हैं। कितना लोग घुट रहे हैं, कुछ लोग हैं बाहर जाना चाहते हैं, नहीं जाना है। ठीक है। तो उनके विचार और उनके आदेश ने हमको परिवर्तित किया ना। तो यही चीज़ है कि सभी लोग समकालीन में जो भी लोग हैं सब हमको प्रभावित करते हैं। ठीक है। अभी कोई आदेश हो जाए, कोई निर्णय ले लिया जाए और उसको हमको पालन करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये फिर पूर्ववर्ती जन हो गए यानी हमारे पहले जो पूर्वज लोग थे उनके बनाए हुए नियम कानून, उनकी बनाई हुई चीज़ें हमको प्रभावित करती हैं। यदि हमारे लिए आज़ादी के लिए यदि लड़ाई न लड़ी गई होती, बहुत से लोगों ने अपने बलिदान न दिया होता तो आज हम भी गुलाम होते ना। तो ये चीज़ है कि पूर्ववर्ती जन ने जो किया वो भी हमें प्रभावित करता है और हमारे समकालीन जन जो कर रहे हैं वो भी हमें प्रभावित कर रहा है। ठीक है। इनसे हमारा जीवन विश्व प्रभावित होता है, इससे घटनाएं प्रभावित होती हैं। फिर है उत्तरवर्ती जन। उत्तरवर्ती जन में हमारे बाद जो लोग आएंगे। ठीक है। हमारे बाद जो लोग आएंगे वो हमको प्रभावित कर रहे हैं और हम उनको प्रभावित कर रहे हैं। अब देखिए कैसे। अब जो जल बचाने की बात की जा रही है वो जल बचाने की बात क्यों की जा रही है, इसीलिए की जा रही है कि हमारे भावी पीढ़ी के पास भी चीज़ें बचे। ठीक है। संसाधन उनके पास भी पर्याप्त हो अपना जीवन जीने के लिए। ठीक है। ये बात करते हैं कि उत्तरवर्ती जन में क्या होता है। अभी आपने ओवरशूट डे वगैरह पढ़ा होगा यदि, तो उसमें इसीलिए ये सब चीज़ें निकाली जाती है कि हमारा जो फ्यूचर होगा, जो फ्यूचर में जनरेशन आएगी उसका क्या होगा, क्या हमने
जितना संसाधन हमको इस साल यूज़ करना था उसके कितने पहले हमने यूज़ कर लिया। इसको इसीलिए बनाया गया है कि आने वाली पीढ़ियाँ उनके जो समस्याएं होंगी कैसे हल होंगी। ठीक है, तो उत्तरवर्ती जन है वो भी हमारे कार्यों को प्रभावित कर रहे हैं। उन्हीं के कारण पानी बचाया जा रहा है और पौधे लगाए जा रहे हैं और भी तमाम प्रकार की चीज़ें हम कर रहे हैं। ठीक है, तो उत्तरवर्ती जन भी प्रभावित कर रहे हैं। इन चारों से मिलकर हमारा जीवन विषय बनता है और हमारा जो कार्य है सब कुछ इनसे प्रभावित होता है। ठीक है, चाहे वो पूर्ववर्ती जन हो, चाहे वो उत्तरवर्ती जन हो, चाहे वो समकालीन जन हो, चाहे वो सहभागी गण हो। सहभागी गण मतलब अचानक मिल गए ऐसे लोग। ठीक है, तो ये बात उन्होंने बताई है। देखिए, अभी 4 वर्गीकरण जो मैंने बताया उसमें 2 प्रकार के संबंध होते हैं। पहला हम संबंध, दूसरा वे संबंध। हम संबंध का मतलब है जो बहुत घनिष्ठता से रिलेशन रखते हैं और इनसे व्यक्ति गहराई से जुड़ा होता है और औपचारिक संबंध होता है। और वे संबंध में औपचारिकता होती है, केवल एक फॉर्मेलिटी होती है कि अपने संबंधों को लोग पूरा कर रहे हैं। ठीक है, उसमें कोई घनिष्ठता नहीं होती। तो ये 2 प्रकार के संबंध पाए जाते हैं और एग्ज़ाम में कितना भी घुमा के प्रश्न आ जाए आप याद रखिएगा कि उनके जीवन विषय में 2 प्रकार के संबंधों की उन्होंने बात की, हम और वे। ठीक है, और इसके अलावा 4 वर्गीकरण जो मैंने बताया उसको भी याद रखिएगा, इन्हीं से प्रश्न बनाए जाएंगे। फिर देखिए, उन्होंने ज्ञान के भंडार की बात की। और ज्ञान का भंडार किसको कहा उन्होंने? जो मीड ने सामान्यकृत अन्न कहा, यानी जो हमारे महत्वपूर्ण अन्न हैं उनको निकालने के बाद जो बाहर के लोग बच रहे हैं, हमारे पास पड़ोस के लोग बच रहे हैं, मार्केट के लोग, ऑफिस के लोग, जो दूर दूर के लोग हैं जिनसे मिलके हम चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, कभी धोखा खाकर सीखते हैं, तो कभी हास्य व्यंग्य के द्वारा सीखते हैं, तो कभी अनुभव द्वारा सीखते हैं। किसी न किसी कारण से हम चीज़ों को सीखते हैं, उन्हीं को इन्होंने ज्ञान का भंडार कहा। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि जैसे ही समाज में हम निकलते हैं और लोगों के बीच में हमारी अंतःक्रिया होती है तो चेतना हमारी जो होती है वो खुलती है। ठीक है, उनकी चेतना, हमारी चेतना, दोनों की चेतना में जब आदान प्रदान होता है विचारों का, तो क्या होता है, एक सामान्य चेतना बनती है। तो यही बात उन्होंने बोली कि ज्ञान का भंडार आसपास के रहने वाले ऐसे लोगों की चेतना होती है। ठीक है, जो समय आने पर हमारी चेतना से इंटरैक्ट करती है। ये इसी को इन्होंने ज्ञान का भंडार कहा। और इसी ज्ञान के भंडार के द्वारा हम किसी घटना को क्या करते हैं, जज करते हैं कि इस घटना को किस रूप में लिया जाए, कैसे इसका निरीक्षण किया जाए, ये बात उन्होंने कहा है। ठीक है, तो ज्ञान का भंडार आप समझ गए होंगे कि ज्ञान का भंडार मतलब चेतना का भंडार आप मान लीजिए, जो हमारे आसपास के लोग रहते हैं। अब देखिए, यदि हमको किसी ने नहीं बताया होता कि मोबाइल भी कुछ होता है तो हम नहीं जानते। ठीक है, यदि बचपन से ही हम एकांत में रहते, ठीक है, हमको कोई सामाजिक सभ्यता से हमारा कोई यदि रूबरू नहीं होते हम, तो क्या होता, हम इन चीज़ों को जानते? बिल्कुल नहीं जानते। इन चीज़ों को हम जाने हैं कि कैसे, अंतर्वैयक्तिक चेतना के आदान प्रदान के द्वारा। हमने कुछ कहा, उन्होंने कुछ कहा, इस तरह से हम जानते हैं कि हम जो सोच रहे हैं क्या वो सही है। ठीक है, और दूसरे लोग जो सोच रहे हैं उसका हमारे विचारों से कितना मेल होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ज्ञान का भंडार मतलब जो आसपास हमारे मौजूद चेतना होती है उनकी बात उन्होंने बोली। एक बच्चा होता है, स्कूल जाता है। ठीक है, एक बच्चा है, स्कूल गया, फिर माता पिता से भी प्रभावित हुआ, फिर दोस्तों से प्रभावित हुआ, फिर रिश्तेदारों से प्रभावित हुआ, पड़ोसी से प्रभावित हुआ, फिर और भी लोगों से प्रभावित हुआ। ठीक है, इतने लोगों से इसकी जो चेतना है इनसे इंटरेक्ट करती है। इंटरेक्ट करने के बाद जो होता है, घटनाओं का क्या होता है, आदान प्रदान होता है कि हाँ कोई घटना घटी है, इसके बारे में लोग ऐसा विचार रख रहे हैं, इन्होंने ऐसा विचार रखा, इन्होंने ऐसा विचार रखा, इसका मतलब यही विचार सत्य है। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने बोली कि जो घटनाओं को देखने का दृष्टिकोण है वो सामान्य चेतना, सामूहिक चेतना के द्वारा निर्धारित होना चाहिए। जो लोग समझते हैं, जिसको निर्धारित किया गया है लोगों द्वारा, जिसको समाज जिस चश्मे से जिस घटना को देखता चला रहा है, ठीक है, इसकी बात उन्होंने बोली है कि उसको भी हम देखेंगे और प्रत्यक्षवाद के आधार पर निरीक्षण भी करेंगे। यानी एक तो हम पहले उस घटना को सब कुछ भूल जाएं, ठीक है, कि उस घटना का कुछ मतलब भी है। प्रघटना शास्त्र क्या करता है कि कोई एक, जैसे कोई पुष्प है, हम भूल जाएं कि ये कोई पुष्प है, उसको बिल्कुल एक विचित्र चीज़ एलियन बनकर हम उसका निरीक्षण करें। ठीक है, तो यही बात उन्होंने बोला है कि एक तो हम एलियन बनकर निरीक्षण भी करेंगे प्रत्यक्षवाद के आधार पर, और दूसरा हम इसके अंतर्वैयक्तिक, यानी समाज में जो पहले से चीज़ें व्याप्त है, इसके प्रति जो धारणाएं व्याप्त है, दोनों को लेकर हम चलेंगे।
तभी हम समाजशास्त्रीय अध्ययन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने समाजशास्त्रीय अध्ययन की बात की इसीलिए, और समाजशास्त्रीय अध्ययन तभी होगा जब लोग होंगे, ठीक है, जब लोगों के बीच में चेतनाओं का आदान प्रदान होगा। एक अकेला व्यक्ति कमरे में बैठ के कुछ भी सोचता रहे, कुछ भी लिख दे, ठीक है, तो ये चीज़ समाजशास्त्रीय चेतना में नहीं आएगा। समाजशास्त्र उन्हीं चीज़ों का अध्ययन करता है जो समूह में घटित होती है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ज्ञान का भंडार क्या है। एक तो हमारा प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण से हमने किसी घटना का निरीक्षण किया, ठीक है, उस घटना के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानते ये समझकर। और दूसरा, जो समाज में पहले से चीज़ें व्याप्त है उसको भी हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, ये बताया अल्फ्रेड सूज ने। दोनों के कॉम्बिनेशन को बताया उन्होंने। अल्फ्रेड सूज का प्रघटना शास्त्र जो है वो सामाजिक क्रिया कहलाता है, ठीक है, ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। देखिए, हर्सल व्यक्तिक चेतना की बात करते हैं कि एक व्यक्ति है जो अपने अंदर विचार लाता है, किसी चीज़ को किस दृष्टि से देखता है, इन सब चीज़ों की बात करता है हर्सल, ठीक है। लेकिन सूज का जो प्रघटना शास्त्र है वो सामूहिक चेतना की बात करता है, यानी ढेर सारे व्यक्ति किसी घटना को कैसे देखते हैं, ठीक है। फिर देखिए, सूज ने अंतर व्यक्तिनिष्ठता को प्रमुख माना जिसके द्वारा सामूहिक चेतना का निर्माण होता है। यानी हम क्या सोच रहे हैं, ये जब दूसरों के चेतना में हम उस चीज़ को डालेंगे तभी हम उनकी चेतना को जान पाएंगे, लोग सामूहिक रूप से जान पाएंगे कि हाँ लोग क्या सोच रहे हैं, ठीक है। अभी सोशल मीडिया ना होता और हम नहीं जान पाते कि लॉकडाउन के बारे में और लोग क्या सोच रहे हैं, ठीक है। आज सोशल मीडिया है तो काफ़ी तसल्ली मिलती है कि हाँ और लोग भी परेशान हैं और हम तो, हमारी परेशानी बहुत बड़ी नहीं है, ठीक है, हम भी उन्हीं की तरह हैं, इसलिए हम भी आराम से रहें, कोई दिक्कत नहीं है। और यही चीज़ें ना होती तो लगता है अरे हमको ही केवल अंदर, हम ही अंदर बंद हैं, चलो देख के आते हैं बाहर क्या हो रहा है, तो ये सब चीज़ें होती। लेकिन आज सोशल मीडिया है तो अंतर्व्यक्तिनिष्ठ चेतना के द्वारा हम लोगों को अपने विचारों को दे सकते हैं और उनके विचारों को ले सकते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, हम जान जाते हैं कि अगले के घर में क्या चल रहा है, अगला क्या सोच रहा है और उसको क्या परेशानी हो रही है। तो इसके द्वारा क्या होता है, सामूहिक चेतना का निर्माण होता है। और सामूहिक चेतना का जब निर्माण होता है तो घटनाओं को देखने का एक सामान्य दृष्टिकोण बनता है, ठीक है। तो हम एक घटनाओं को देखने का सामान्य दृष्टिकोण भी लेंगे और प्रत्यक्षवादी दृष्टि से उस घटना को बिल्कुल अनजान बनकर भी निरीक्षण करेंगे, और जो रिज़ल्ट आएगा उस पर दोनों चीज़ों को अप्लाई करके हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। फिर देखिए, उन्होंने प्राकृतिक अभिवृत्ति की बात की। प्राकृतिक अभिवृत्ति में उन्होंने बताया कि किसी भी घटना को देखने का एक व्यक्ति का जो प्राकृतिक दृष्टिकोण होता है उसकी उन्होंने बात की। एक तो ठीक है कि समाज के लोग ऐसा कह रहे हैं, वैसा कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम कैसा कह रहे हैं, उस घटना को हम किस दृष्टि से देख रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो प्राकृतिक अभिवृत्ति की भी बात उन्होंने कही है। तो इनकी कुछ पुस्तकें हैं वो भी देख लेते हैं। द फेनोमेनोलॉजी ऑफ लाइफ वर्ड इनकी एक पुस्तक है। फिर है रिफ्लेक्शंस ऑन द प्रॉब्लम ऑफ रिलेवेंस, ये दूसरी पुस्तक है। कलेक्टेड पेपर्स, द स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ वर्ड, ठीक है। ये 4 पुस्तकें हैं और बहुत ज़्यादा पुस्तकें नहीं है, इसलिए इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में ये पूछने के पूरे चांस हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो शूज़ का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है और आप सभी के बहुत बहुत प्यार के लिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। तो ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ओके। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और जो चैनल पर नए हैं पहली बार तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। और कोई भी लेक्चर आप मिस ना करें क्योंकि ये पूरा कोर्स है और कोई लेक्चर मिस कर लेंगे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को लेकर प्रॉब्लम हो जाएगी, ओके। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।